डेविल्स डेंजरस सिस्टर भाग 6 आदित्य का बर्थडे। आदित्य आवाज सुनकर अपनी गहरी आवाज में कम इन बोलता है। निखिल केबिन का गेट ओपन कर अंदर आता है और हल्की सी गर्दन झुकाकर ग्रीट कर बोलता है, बॉस अटैक वुल्फ गैंग ने किया था। जी हाँ, वही अटैक है जिसके गुनहगार आज नरक में बैठे अपना हिसाब पूरा कर रहे होंगे, जिनको डेविल ने तड़पाकर मारा था। फर्स्ट चैप्टर। इतना सुन आदित्य अपने हाथ को जोर से सामने रखी टेबल पर मरता है, जिसे टेबल को कुछ नहीं होता लेकिन उसका हाथ लाल हो जाता है। आदित्य का चेहरा और आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, जिसे देख निखिल भी एक पल के लिए डर जाता है लेकिन खुद को संभाल कर आगे बोलता है, बॉस, वुल्फ गैंग के आदमियों की लाश बहुत बुरी हालत में शहर के बीच में मिली है। आप बिजी थे इसलिए आपको नहीं पता, और उनका लीडर कहीं छुपा बैठा है। लाश? किसने मारा उन लोगों को? आदित्य हैरानी से बोलता है। हमेशा की तरह वही डेविल का लोगो मिला है। सारी लाशों के हाथ पर और सिर्फ लोगों को छोड़कर पूरी बॉडी बहुत बुरी हालत में थी, और डेविल के आदमी ही लीडर के पीछे कुत्ते की तरह लगे हैं। और कुछ रुककर, शायद उन्होंने अब तक लीडर को ढूंढ भी लिया है। और निखिल चुप हो जाता है। कुछ पता चला डेविल के बारे में क्यों ये हर बार सिंह ओबरॉय पर अटैक करने वालों की इतनी बुरी हालत करता है? कुछ सोचते हुए आदित्य बोलता है, नहीं बॉस, कुछ पता नहीं चला, बस डेविल ने आपके लिए लेटर भेजा है। निखिल वो लेटर अपनी पॉकेट से निकलकर टेबल पर रख देता है। आदित्य लेटर उठाकर पढ़ता है। लेटर में लिखा था, सीईओ साहब, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपको गिफ्ट भी जरूर पसंद आया होगा। खबर अब तक आपके चीफ बॉडीगार्ड ने आपको दी होगी, इसलिए अपने दिमाग को शांत कर अब लीडर को मत ढूंढिएगा। पता है गुस्सा तो आपको बहुत आ रहा होगा, लेकिन गुस्सा शांत कर थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिएगा। ब्लैक डेथ और एक स्माइल का इमोजी बना था। लेटर पर आदित्य गुस्से और चीढ़कर लेटर को मोड़कर नीचे फेंक देता है। निखिल लेटर उठाकर पढ़ता है तो उसे थोड़ी हंसी आ जाती है। वो मुंह दबाकर हंसने लगता है। आदित्य गुस्से से उसको देख लगता है, ज्यादा हंसी आ रही है, क्यों ना कुछ दिन के लिए अफ्रीका भेज दिया जाए, सारी हंसी गायब हो जाएगी। निखिल इतना सुन सीरियस होकर सॉरी बोल जल्दी से वहां से निकलने को होता है। तभी आदित्य बोलता है, पता लगाते रहना इस डेविल का और काफी भेजो हमारी जल्दी। निखिल ओके बोलकर वहां से निकल जाता है और बाहर आकर एक लंबी सांस लेता है। बच गया और वहां से निकल जाता है। आदित्य अपने केबिन में अटैक वाले दिन के बारे में सोचने लगता है। दरअसल जिस दिन अटैक हुआ था उसे दिन आदित्य का 27वां बर्थडे था, इसलिए दादी ने मंदिर में महायज्ञ रखा था। उसे दिन का मुहूर्त भी बहुत ज्यादा शुभ था। फ्लैशबैक। आदित्य आराम से अपने रूम में सो रहा था। रूम व्हाइट और ब्लैक कलर का बहुत खूबसूरत था। बीचों बीच किंग साइज ब्लैक कलर का खूबसूरत और सॉफ्ट बेड था जिस पर आदित्य अभी आराम से किसी प्रिंस की तरह सो रहा था। रूम में राइट साइड ड्रेसिंग रूम, उसके साइड में वॉशरूम था। रूम में दूसरी साइड एक बड़ी सी विंडो के साथ बालकनी थी। बालकनी में सोफा, टेबल और कुछ फ्लावर प्लांट्स रखे हुए थे। बालकनी के गेट पर पर्दे लगे थे। तभी आदित्य के रूम का डोर ओपन होता है और कोई दबे पांव रूम के अंदर आता है। यह कोई और नहीं अवि, यश, आदित्य, आरव और अर्जुन थे। अभी आदित्य के पास अगर उसे उठाते हुए भाई उठ जाए, सुबह हो गई है। आदित्य नींद में, क्या हुआ प्रिंसेस, क्यों आप सुबह सुबह उठा रही हैं? भाई उठिए ना। आदित्य नहीं उठाता। तभी पांचों साथ में चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे भाई। आदित्य इतना सुन झट से उठ जाता और बेड पर बैठकर सबको घूरने लगता है। सारे थोड़ा डर कर थोड़ा पीछे हो जाते हैं, सिर्फ अवी को छोड़कर। अवी बेड पर बैठकर दोबारा बर्थडे विश करती हैं और बोलती हैं, हमें घूरना बंद करो और जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, याद है ना आज क्या है। तभी चारों भी साथ में दोबारा बर्थडे विश करते हैं और रेडी होने का बोलते हैं। आदित्य बेड से उठकर चारों को घूरता हुआ अवी के फोरहेड पर किस कर वॉशरूम चला जाता है। वैसे भी आज संडे था, किसी को कहीं नहीं जाना था। पांचों भी रूम से बाहर निकल जाते हैं। आदित्य को पता था आज उसकी दादी ने महायज्ञ रखा है उसके बर्थडे के लिए और इवनिंग में पार्टी है। प्रिंसेस बच गए वरना भाई के गुस्से का शिकार होना पड़ता, आरव बोलता है। सभी आरव की बात सुनकर हाँ बोलते हैं, सिर्फ एवी को छोड़कर। उन महान इंसान को अपना बर्थडे भी याद नहीं था। आदित्य, यश और अर्जुन साथ में बोलते हैं। अभी भी अपना मुंह बनाते हुए बोलती हैं, हाँ मीटिंग सारी याद रखते हैं लेकिन अपना बर्थडे नहीं। और आरव, भाई जब हम साथ थे तो भाई कैसे कुछ बोलते आपको, अपनी शर्ट का कॉलर ऊपर करते हुए। आरव हल्के से उसके सर पर मारकर, महारानी जी आपको कोई कुछ नहीं बोलता लेकिन हमारी क्लास लगा देते हैं। और सारे हंसने लगते हैं। अब तक पांचों नीचे दादी के पास आ चुके थे बात करते हुए ही। दादी सबको देखकर बोलती है, उठ गया आदि। आदित्य का निक नेम, क्या हो गया आगे? क्या पूजा अच्छे से ही जाएगी? ये होगा कोई विघ्न? आगे जानने के लिए पढ़िए डेविल्स डेंजरस सिस्टर अगला भाग जल्दी। तब तक आप प्यारे प्यारे समीक्षा करना ना भूले और हमें फॉलो भी करें। ये हमारी दूसरी कहानी है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। रीडर के समीक्षा से ही एक लेखक को पता चलता है कि उसके रीडर को कहानी पसंद आ रही है कि नहीं, इसलिए प्यारे प्यारे समीक्षा करना ना भूलें। स्माइल स्माइल। धन्यवाद।
जारी है अंडरस्को 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 अंडरस्को। डेविल्स डेंजरस सिस्टर भाग 7 मंदिर जाने की तैयारी। आरव हल्के से उसके सर पर मारकर, महारानी जी आपको कोई कुछ नहीं बोलता लेकिन हमारी क्लास लगा देते हैं। और सारे हंसने लगते हैं। अब तक पांचों नीचे दादी के पास आ चुके थे बात करते हुए ही। दादी सबको देखकर बोलती है, उठ गया आदि। आदित्य का निक नेम। जी दादी उठ गए और रेडी होकर आते ही होंगे नीचे, आप बताएं कब तक निकलना मंदिर के लिए है। अभी दादी से लिपटे हुए बोलती हैं, बस थोड़ी देर में सब तैयार होकर आते होंगे, तब तक मुहूर्त भी हो जाएगा। दादी आराम से उसके बालों में हाथ फेर कर बोलती है। तभी दादी को कुछ याद आता है और वह अवी की तरफ देखते हुए बोलती है, पीहू, अवी का निकनेम जो दादा दादी उसे प्यार से बुलाते हैं। बेटा आज तो आप कुछ ट्रेडिशनल कपड़े पहन लेती। क्या आज भी यही शर्ट और जीन्स और बालों का जुड़ा है। इतना सुन अवी के बिना कुछ बोले पीछे से आती हुई शिवांशी जी बोलती है, कोई फायदा नहीं माँ, फिर वही बोलना होगा, हमें ये सब कपड़े पसंद नहीं, इनको पहनने में इतनी प्रॉब्लम होती है, हम कंफर्टेबल नहीं होते और 100 बहाने। अपनी मम्मी की बातें सुनकर अवी खिलखिलाकर हंस देती हैं और बाकी सब भाई भी हंसने लगते हैं। और इसके ये 4 बॉडीगार्ड इसको कुछ बोलने नहीं देंगे। 4 नहीं मॉम 5। आदित्य अपने ब्लू सूट में पीछे से आता हुआ बोलता है। आदित्य सीधा जाकर अपनी दादी के पैर छूता है। दादी बोलती है, खुश रहो मेरे बच्चे, और खूब सारा आशीर्वाद देती हैं। दादी के बाद आदित्य शिवांशी जी के गले मिलता है। दोनों उसको बर्थडे विश करती हैं और बहुत सारा आशीर्वाद देती है। तभी शिवांशी जी थोड़ा ड्रामेटिक वे में बोलती है, हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे 6 बेटे ही दे देते। मैंने सोचा था एक प्यारी सी बेटी होगी, उसको बिल्कुल प्रिंसेस के जैसे रेडी रखा करूंगी। बहू प्रिंसेस ही है, हमारी पीहू सिंह ओबरॉय परिवार की इकलौती राजकुमारी है। पीछे से पृथ्वी जी आते हुए बोलते हैं। इतना सुन शिवांशी जी बोलती है, लेकिन पापा आपके इन 5 सुपुत्रों ने प्रिंसेस को मिलकर प्रिंस बना दिया है। अभी तो 2 महान इंसान भी नहीं आए हैं। शिवांशी जी की सारी बातें सुनकर पीछे से आते हुए विक्रम जी, युवराज जी और वैशाली जी हंसने लगते हैं। सबको हंसते मुस्कुराते देखकर राजवती जी अपने मन में बोलती है, महाकाल मेरे परिवार को हमेशा ऐसे ही खुश रखना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अच्छा चलो, अब सब मुहूर्त का समय होने वाला है और मंदिर जाने में भी टाइम लगेगा और आज सारी पूजा आदित्य को ही करनी है। दादी बोलती है और जाकर आदित्य के सर पर हाथ फेरती हैं। पूरी फैमिली ऐसे ही बातें करते हुए बाहर आ जाती है। जहां लाइन में 9-10 गाड़ियां सबके लिए रेडी खड़ी थी। कुछ में फैमिली मेंबर्स जाने वाले थे और कुछ में बॉडीगार्ड थे। मंदिर जा रहे थे इसलिए ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। एक गाड़ी में आदित्य, आरव, अर्जुन और निखिल थे। निखिल गाड़ी ड्राइव कर रहा था। दूसरी गाड़ी में विक्रम जी, शिवांशी जी और एवी थे। गाड़ी एक बॉडीगार्ड ही ड्राइव कर रहा था। तीसरी गाड़ी में युवराज जी, वैशाली जी और यश थे और उनकी गाड़ी में भी एक ड्राइवर कम बॉडीगार्ड था। 4th कार में दादा दादी, आदित्य और ड्राइवर कम बॉडीगार्ड था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सभी बॉडीगार्ड के कान में ब्लूटूथ लगे थे और सारी बची गाड़ियों में बॉडीगार्ड थे। सबके बैठते ही गाड़ियों का काफिला सिंह ओबरॉय मैंशन से बाहर निकल जाता है। सारी गाड़ियों पर एसओ का बहुत सुंदर और यूनिक सा लोगो लगा था और साथ में सारी गाड़ियों की नंबर प्लेट भी बहुत अलग थी, जो पूरे इंडिया में सिर्फ सिंह ओबरॉय की गाड़ियों की ही थी। सारी गाड़ियां हवा की रफ्तार से मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। मैंशन से मंदिर का रास्ता करीब 1 से 1.5 घंटे का था और बीच में एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। कुछ देर में सारी गाड़ियां उसी जंगल वाले रास्ते पर पहुंच जाती है। उस रास्ते पर आते ही निखिल, सिक्योरिटी चीफ, नोटिस करता है कि आज रोड कुछ ज्यादा ही सुनसान है। वैसे तो ये रोड सुनसान ही रहता था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही सुनसान है। आज आसपास से 1-2 गाड़ियां भी जाती हुई नजर नहीं आ रही थी। निखिल अपने ब्लूटूथ से सारे गाड़ियों के ड्राइवर को और बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए सावधान रहना का बोलता है। अब तक अवी और आदित्य भी यह चीज नोटिस कर चुके थे। अवी अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर पर कुछ मैसेज करती है, बिना अपनी मॉम की नजरों में आए हुए, और फिर वापस अपना मोबाइल पॉकेट में रख लाती है। कुछ देर चलने पर सबसे आगे चल रही बॉडीगार्ड की गाड़ी एकदम रुक जाती है और उसके पीछे आ रही सारी गाड़ियां भी एक झटके के साथ रुक जाती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सबसे आगे बॉडीगार्ड की गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। निखिल ये देखकर सारे बॉडीगार्ड को अलर्ट होने का बोलता है। तभी उसे घने जंगल में से दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। गाड़ियों में बैठी पूरी फैमिली भी चौंक जाती है। सारी गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी, इसलिए अब तक किसी को कुछ नहीं हुआ। किसे किया है ये अटैक, क्या करेगा निखिल? अब आगे जानने के लिए पढ़िए डेविल्स डेंजरस सिस्टर अगला भाग जल्दी। तब तक आप प्यारे प्यारे समीक्षा करना ना भूले और हमें फॉलो भी करें। ये हमारी दूसरी कहानी है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। रीडर के समीक्षा से ही एक लेखक को पता चलता है कि उसके रीडर को कहानी पसंद आ रही है कि नहीं, इसलिए प्यारे प्यारे समीक्षा करना ना भूलें। स्माइल 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 स्माइल।
धन्यवाद। जारी है अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। डेविल्स डेंजरस सिस्टर भाग 8 अटैक। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सबसे आगे वाली बॉडीगार्ड की गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। निखिल ये देखकर सारे बॉडीगार्ड को अलर्ट होने का बोलता है, तभी उसे घने जंगल में से दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। गाड़ियों में बैठी पूरी फैमिली भी चौंक जाती है। सारी गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी, इसलिए अब तक किसी को कुछ नहीं हुआ। इधर निखिल सारे बॉडीगार्ड को अपनी पोजीशन और कवर लेकर गोलियां चलाने का ऑर्डर देता है। कुछ ही मिनट ही गुजरे थे कि इतने में ही दूसरी बॉडीगार्ड की गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है। अब तक आदित्य ने भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए कॉल कर दिया था और चारों भाई भी अपनी गाड़ियों के शीशे नीचे कर गोलियां चला रहे थे। कुछ ही देर में दोनों तरफ से गोलियां चलने के साथ सामने से 10 से 15 रेंज रोवर और डिफेंडर आती हुई नजर आती हैं और आसमान में 2 चॉपर की आवाज सुनाई देती है। चॉपर की आवाज सुनकर जंगल में छिपे हुए आदमी सतर्क हो जाते हैं। वो सारी गाड़ियां जाकर ओबरॉय फैमिली की गाड़ियों को चारों तरफ से कवर करती कि एक गोली शीशा तोड़कर सीधा युवराज जी के शोल्डर में लगती है। ये देखकर गाड़ी में बैठा बॉडीगार्ड जो खुद गोलियां चल रहा था, निखिल को इन्फॉर्म करता है कि बॉस को गोली लग गई है। निखिल उसको फटाफट फर्स्ट एड का बोलता है। गार्ड ऐसा ही करता है। वैशाली जी और यश भी थोड़ा घबरा गए थे। सारी रेंज रोवर और डिफेंडर ब्लैक कलर की थी और वो सारी ओबरॉय परिवार की गाड़ियों के चारों तरफ खड़ी थी। उन सब पर एक डेंजर सा डेविल का लोगो बना था और उसके चारों तरफ बड़े सुंदर से अक्षरों में ब्लैक डेथ लिखा था। और चॉपर पर भी सेम लोगो था। चॉपर में बैठे स्नाइपर गार्ड जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी थी, उनकी यूनिफॉर्म पर भी सेम डेविल का लोगो था। उन्हें स्नाइपर में लगे स्कोप से जंगल में छुपे हुए सारे आदमी भी नजर आ गए थे, इसलिए सारे गार्ड्स ने उन आदमियों को कुछ ही मिनट में खत्म कर दिया। तभी स्नाइपर गार्ड के ब्लूटूथ में आवाज आती है, जो जिंदा हो सके उसको जिंदा छोड़ना है। स्नाइपर गार्ड यस बॉस बोलते हैं। तभी आदित्य के ठीक सामने खड़ी रेंज रोवर से एक ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहना हुआ आदमी बाहर आता है, जिसने आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगा रखे थे और ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े पहने थे। वो आदमी बाहर आकर सीधा निखिल की गाड़ी की विंडो पर नोक करता है। निखिल गाड़ी का शीशा हल्का सा नीचे करता है। वो काले कपड़े वाला कुछ देर बाद कर पीछे हट जाता है। निखिल जल्दी से सारी बात आदित्य को बताता है और आदित्य हाँ में सर हिलाकर ओके बोलता है। निखिल जल्दी से सारे बचे हुए बॉडीगार्ड को अपने ब्लूटूथ से कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और देखते ही देखते पूरी ओबरॉय फैमिली अपनी गाड़ियों से निकलकर उन रेंज रोवर और डिफेंडर में बैठ जाती है। कुछ ही मिनट में वो गाड़ियां वहां से हवा की रफ्तार से गायब हो जाती हैं। ब्लैक ड्रेस वाला आदमी वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। उसके बॉडीगार्ड्स गाड़ी से निकालकर जंगल में चले जाते हैं। कुछ देर बाद बॉडीगार्ड्स कुछ आदमियों के साथ आते हैं जिनकी हालत बहुत खराब थी, जो जिंदा बच गए थे। ब्लैक ड्रेस वाला आदमी अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, वाह मतलब इतनी गोलियां में भी बच गए। एक गार्ड बोलता है, बॉस बचने के बाद भागने की तैयारी में थे। वो ब्लैक ड्रेस वाला आदमी दोबारा अपनी ठंडी आवाज बोलता है, ठीक है डेथ हेल लेकर जाओ, डेविल इन्हें खुद सजा देगा। बॉडी गार्डों के बॉस बोलकर उन पांचों को दूसरी गाड़ी में लेकर चले जाते हैं। वो ब्लैक ड्रेस वाला आदमी बचे हुए बॉडीगार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो सारे बॉडीगार्ड जंगल में सारी लाशों को लाकर बीच सड़क में रख कर देते हैं और पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। देखते ही देखते वो सारी लाश बुरी तरह जलने लगती है और सारे गॉड वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो सारी रेंज रोवर और डिफेंडर एक बड़े से खूबसूरत से महादेव के मंदिर के सामने आकर रुकती है। उनमें से कुछ गाड़ियां युवराज जी को अस्पताल लेकर चली गई थी, जिनके साथ इस टाइम वैशाली जी थी। इसलिए दादी ने बाकी सबको महायज्ञ करने का बोल दिया था, क्योंकि आज का मुहूर्त बहुत ही ज्यादा अच्छा था और आज इतना बड़ा संकट भी आया था जो कि अब चला गया था। पूरी फैमिली गाड़ियों से निकलकर मंदिर के अंदर चली जाती हैं, जहां पंडित जी पहले से ही सबका इंतजार कर रहे थे। आदित्य को ये सब बोर और टाइम वेस्टिंग लग रहा था, लेकिन अपने दादी की वजह से वह कुछ नहीं बोल सकता था। पूरी फैमिली मंदिर के अंदर चली जाती है और बाहर डेविल के गार्ड मंदिर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे एक परिंदा भी अंदर न जा सके और एक चॉपर भी मंदिर के ऊपर ही उड़ाने लगता है। पंडित जी बोलते हैं, इस चॉपर की आवाज में पूजा करना थोड़ा मुश्किल होगा। आदित्य इतना सुना अपने पीछे खड़े निखिल को कुछ इशारा करता है। निखिल इशारा समझकर उन बॉडीगार्ड से बात करने जाता है जो मंदिर के बाहर खड़े थे। बॉडीगार्ड निखिल की बात सुनकर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करते हैं और देखते ही देखते वो चॉपर मंदिर के ऊपर से चला जाता है और निखिल बॉडीगार्ड के पास से मंदिर के अंदर चला जाता है और कुछ दूरी पर घने बरगद के पास खड़ा हो जाता है। किसने किए ये अटैक? क्या चल रहा है निखिल के दिमाग? आगे जानने के लिए पढ़िए डेविल्स डेंजरस सिस्टर। अगला भाग जल्दी। तब तक आप प्यारे प्यारे समीक्षा करना ना भूले और हमें फॉलो भी करें।
ये हमारी पहली कहानी है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। रीडर के समीक्षा से ही एक लेखक को पता चलता है कि उसके रीडर को कहानी पसंद आ रही है कि नहीं, इसलिए प्यारे प्यारे समीक्षा करना ना भूलें। स्माइल 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 स्माइल। धन्यवाद। जारी है अंडरस्को 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 अंडरस्को। डेविल्स डेंजरस सिस्टर, भाग 9 महायज्ञ। बॉडीगार्ड निखिल की बात सुनकर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करते हैं और देखते ही देखते वो चौपर मंदिर के ऊपर से चला जाता है और निखिल बॉडीगार्ड के पास से मंदिर के अंदर चला जाता है और कुछ दूरी पर घने बरगद के पास खड़ा हो जाता है। पूरी फैमिली मंदिर के अंदर चली जाती है। सब ने अपने शूज बाहर ही उतार दिए थे। मंदिर के अंदर जाते ही सब पंडित जी से मिलते हैं और अंदर महाकाल की बड़ी सी बहुत खूबसूरत मूर्ति के पास चले जाते हैं, जहां पहले से ही महागुरु उन सब का इंतजार कर रहे थे। महागुरु 70 से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनके बाल उनके कंधे तक आ रहे थे और उन्होंने एक नारंगी धोती के साथ सफेद गमछा पहन हुआ था। उनके बाल कंधों तक थे और चेहरे पर अलग ही तेज था। पर उन्होंने चंदन का तिलक और गले और बाजू में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। महागुरु को देखकर लग रहा था उन्होंने अपना पूरा जीवन महादेव की सेवा में बिता दिया और आगे भी उन्हीं के चरणों में समर्पण होंगे। पूरे परिवार को देखकर उनके चेहरे पर अलग ही खुशी आ जाती है। महागुरु को देखते ही सब पहले पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। महागुरु सबको खुश रहने का और बहुत सारा आशीर्वाद देकर सबके माथे पर तिलक लगा देते हैं। कुछ ही देर में सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। सबसे आगे आदित्य बैठता है और उसके पीछे पूरी फैमिली। आदित्य ने अपना ब्लेजर उतरकर निखिल को दे दिया था और उसकी स्लीव्स को हनी तक फोल्ड थी। इस वक्त वह बहुत ज्यादा डैशिंग लग रहा था कि कोई देखता तो देखा ही रह जाए। तभी अवि की नजर इधर उधर जाती है और वहां से उठकर चली जाती हैं। आदित्य बैठने के बाद अपने सिर पर रुमाल बांध लेता है और यज्ञ शुरू हो जाता है। अवि बाहर मंदिर के प्रांगण में आ गई थी। वह इधर उधर देखते हैं तो उसे निखिल पेड़ के नीचे खड़ा हुआ नजर आ जाता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी सीधा जाकर निखिल के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है। निखिल जो अपने ही ख्यालों में घूम था, किसी की आवाज सुनकर एकदम चौंक कर देखता है। भाई चलें। अभी बिना कुछ सुने निखिल को अंदर लेकर चली जाती हैं। निखिल भी वहीं बैठ जाता है और अवि वापस अपनी जगह जाकर बैठ जाती हैं। महागुरु ने अवि की ये हरकत देख ली थी, जिससे वह हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। लगभग 3 घंटे के बाद यज्ञ खत्म होता है। यज्ञ खत्म होने के बाद दादी मंदिर में दान दक्षिणा देकर और सब महागुरु और पंडित जी का आशीर्वाद लेकर मंदिर से बाहर आकर उन रेंज रोवर में बैठ जाते हैं। दादी और शिवांशी जी ने तो चुपके से अपने साथ लाई हुई आदित्य की कुंडली भी महागुरु जी को दे दी थी। दादी को अपने पोते की शादी जो देखनी है। इस वक्त दोपहर के लगभग 1 बज चुका था। सारी गाड़ियां तेज रफ्तार से मंदिर से निकल जाती है और सीधा मेंशन के बाहर आकर रुकती हैं। नई गाड़ियां देखकर और डेविल का लोगो देखकर भी गेट पर खड़े गार्ड्स गेट ओपन नहीं करते। तभी निखिल गाड़ी से बाहर पता है और गार्ड्स को जाकर कुछ बोलता है, जिसे गार्ड गेट खोल देते हैं। सारी गाड़ियां उस बड़े से लोहे के गेट से अंदर चली जाती है और मेंशन के अंदर वाले गेट के सामने जाकर रुकती है। सारे बॉडीगार्ड्स बाहर आकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं और कुछ गाड़ियों का और मेंशन का गेट ओपन करते हैं और पूरी फैमिली अंदर चली जाती है और देखते ही देखते वह सारे रेंज रोवर और डिफेंडर भी वहां से चली जाती है। मेंशन के अंदर जाकर पूरी फैमिली उसे बड़े से हॉल में लगे सोफा पर बैठ जाती हैं। घर की मेड आकर सबको पानी देती है। पानी पीते हुए राजवती जी शिवांशी जी से बोलती है, बेटा जरा हॉस्पिटल में फोन करके देख युवराज कैसा है। सबको पता चल गया था कि युवराज जी को गोली लगी है। तभी यश बोलता है, दादी मैंने मम्मा को फोन ट्राई किया लेकिन वह पिक नहीं कर रही है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। यश दोबारा फोन लगाने वाला होता है कि मेंशन के बाहर गाड़ियां के रुकने की आवाज आती है। अभी जल्दी से बाहर जाकर देखती हैं और बोलती है, दादी चाचू आ गए। मेंशन के बाहर रुकी गाड़ियों में से बॉडीगार्ड बाहर आते हैं, जिन्होंने ऊपर से नीचे तक वही ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी थी और सब पर वहीं से डेविल का लोगो था। बॉडीगार्ड युवराज जी को संभालते हुए व्हीलचेयर पर बाहर लाते हैं और अंदर ले जाकर उन्हें वही रखे सोफे पर बैठा देते हैं और उनका सारा सामान वही टेबल पर रखकर वहां से चले जाते हैं और वह सारी गाड़ियां भी मेंशन से चली जाते हैं। यश, आदित्य और एवी जल्दी से युवराज जी के पास अगर पूछते हैं, डैड चाचू आप ठीक हो ना? युवराज जी यश और आदित्य को पूरी तरह इग्नोर कर एवी को अपने पास बैठाते और बोलते हैं, बच्चा मैं ठीक हूँ, कुछ भी हुआ है मुझे? ये देखकर आदित्य और यश का मुंह बन जाता है। दोनों ड्रामा करते हुए पृथ्वी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, दादू देखा किसी को हमारी परवाह नहीं है, हम भी इतने परेशान हो रहे थे। दोनों की नौटंकी देखकर सब हंसने लगते हैं। तभी आदित्य बोलता है, मैंने शाम की पार्टी कैंसिल कर दी। इतना सुनकर विक्रम जी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक किया बेटा, वैसे भी सबको रेस्ट की जरूरत है और ऐसे पार्टी अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन ये सुनकर सारे बच्चे मुंह बना लेते हैं, जिसे देखकर युवराज जी बोलते हैं,
लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यह क्या बात हुई, पार्टी कैंसिल कर दी, ऐसा थोड़ी होता है। युवराज जी की बात सुनकर बात सारे बच्चे, चाचू सही बोल रहे हैं। पृथ्वी की कुछ बोलते तभी अवि और युवराज जी एविल स्माइल के साथ बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ी पार्टी नहीं लेकिन फैमिली पार्टी हो सकती है, और अब आप सब कुछ नहीं बोलेंगे। अब कोई क्या ही बोलता, पृथ्वी जी हंसते हुए उठाते हैं और बोलते हैं, आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, जैसा मेरी बच्ची ने बोला वही होगा, अब सब जाकर आराम करो। तभी शिवांशी जी बोलती हैं, अगला भाग जल्द ही, तब तक आप समीक्षा देना ना भूले। धन्यवाद। स्माइल 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 जारी है। अंडरस्को 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 डेविल्स डेंजरस सिस्टर भाग 10 बर्थडे पार्टी और फ्लैशबैक खत्म। अब कोई क्या ही बोलता, पृथ्वी जी हंसते हुए उठाते हैं और बोलते हैं, आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, जैसा मेरी बच्ची ने बोला वही होगा, अब सब जाकर आराम करो। तभी शिवांशी जी बोलती हैं, पापा लंच तो कर लीजिए। इतना सुन युवराज जी सबको पहले लंच करने का बोल डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं। सब मुस्कुराते हुए उनके पीछे चले जाते हैं, क्योंकि सबको पता था अब अभी की बात कोई नहीं टाल सकता है। सबके डाइनिंग हॉल में आते ही कुक और सर्वेंट खाना लगने लगते हैं। लंच करने के बाद सब बड़े वहां से चले जाते हैं और आदित्य भी चला जाता है, और सारे बच्चे बैठकर वही अपनी शाम की पार्टी की प्लानिंग करने लगते हैं। रात 8 बजे पूरी फैमिली डाइनिंग हॉल में इकट्ठा थी, जिसे बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। अभी आदित्य को लेकर आती है, जिसने इस वक्त ग्रे कलर का बहुत खूबसूरत 3 पीस सूट पहना हुआ था और वह किसी राजकुमार से काम नहीं लग रहा था, और लाकर उस बड़े से सुंदर से केक के सामने खड़ा कर देती हैं और बोलती है, भाई आपके लिए एक सरप्राइज भी है, बस आप 2 मिनट रुके। और अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकलती है और उसे आदित्य की तरह बढ़ा देती। आदित्य अपनी एक आईब्रो ऊपर कर जैसे पूछ रहा हो, क्या है इसमें? भाई आप ओपन कर तो देखो। अभी आदित्य के भाव देखकर बोलती हैं। आदित्य बॉक्स खोलता है और देखता है ही रह जाता है। बॉक्स में एक बहुत खूबसूरत सा डायमंड और रुद्राक्ष का मेल ब्रेसलेट था। उसका डिजाइन भी बहुत यूनिक था। आदित्य ये देखकर पूछता है, प्रिंसेस ये कब बनवाया और कस्टमाइज्ड कराया? आदित्य है बोलते ही पीछे से आवाज आती है, ये हमने बनाया है और डिजाइन मेरी सनशाइन का था। आवाज सुनकर सब हाल के गेट पर देखते हैं, जहां एक 26-27 साल का हैंडसम सा लड़का हल्की ब्राउन आइज शार्प फेस फीचर्स जेल से सेट किए हुए बाल ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट पहने खड़ा था। हाइट भी यही कोई 6 फीट होगी। ये है ऋषभ मल्होत्रा, आदित्य का हाई स्कूल बेस्ट फ्रेंड। अभी आदित्य और यश जल्दी से भागते हुए जाकर ऋषभ के गले लग जाते हैं, जिसे ऋषभ 2 कदम लखा जाता है और खुद को संभाल कर यश और आदित्य को अपने से दूर कर पूरी तरह इग्नोर कर अभी को वापस अपने गले लगाते हुए पूछता है, हमारी सनशाइन कैसी है? अभी जल्दी से, ऋषु भाई हम बिल्कुल ठीक, आप बताओ आप कैसे हो? और फिर धीरे से कान में बोलती है, मेरी चॉकलेट हैम्पर लेकर आए हो ना? ऋषभ अपनी गर्दन हिला देता है। तभी पीछे से उन दोनों के कानों में यश की आवाज बढ़ती है, जो मुंह बनाकर बोल रहा था, भाई हम भी आपसे ही मिलने आए थे, लेकिन कोई मिलना ही नहीं चाहता। ये सब सुन अभी ऋषभ से दूर हटती है। ऋषभ यश और आदिल दोनों को गले लगाकर, कैसे हो तुम दोनों? दोनों बिल्कुल ठीक है बोलते हैं। तभी पीछे से आरव बोलता है, अरे भाई उसे सांस तो लेने दो। दोनों ये सुन पीछे हट जाते हैं। तभी अभी वापस बोलती हैं, भाई आप तो नहीं आने वाले थे, आपका कोई इंपॉर्टेंट था ना? सनशाइन आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है, और अगर मैं ना आता आप वही आकर चुड़ैल बनाकर मुझे मार देती, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ऋषभ इतना बोलकर अपने सारे दांत दिखा देता है और दादा दादी के पास जाकर पर उनके पैर छूता है, और सबसे मिलकर आदित्य के पास जाकर उसे हक करते हुए आप बोलते, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। आदित्य उसे थैंक यू बोलता है, और फिर ऐसे ही मस्ती करते आदित्य का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। सब उसको गिफ्ट वगैरह देते हैं। अभी खुद अपने हाथ से ब्रेसलेट अपने भाई को पहनती है। केबिन के गेट पर नोक होने की आवाज सुनकर आदित्य अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है और अपनी गहरी आवाज में कम इन बोलता है। फ्लैशबैक एंड केबिन के बाहर खड़ा निखिल जल्दी से अंदर आता है और बोलता है, जिस दिन आपकी फैमिली पर अटैक हुआ उसी दिन हमारे बेस पर भी अटैक हुआ था, जिस वजह से वह लोग टाइम पर नहीं आ पाए थे, और ये सब किसी अंदर वाले का ही काम है, क्योंकि बाहर वाले के लिए यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि किसी बाहर वाले को इतनी जानकारी हो कि किस रूट से और कहां से हम लोग मंदिर जाने वाले थे। आदित्य गुस्से में, ये काम अकेले वुल्फ गैंग का नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई और है। तभी आदित्य का फोन रिंग होता है और वो देखता है फोन स्क्रीन पर प्रिंसेस लिखा शो हो रहा है। वो जल्दी से कॉल पिक करता है। अब तक उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। आदित्य की कॉल पिक करते ही दूसरी साइड से एक बहुत प्यारी और सॉफ्ट सी आवाज आती है, भाई कहाँ है आप? अब तक घर नहीं आए? रात के 8 बज चुके हैं, इतना लेट आप कभी नहीं होते। प्रिंसेस बस कुछ देर में हम आते हैं। ठीक है भाई जल्दी आए, सब आपका ही वेट कर रहे हैं डिनर के लिए। आदित्य ओके पर प्रिंसेस बोल कॉल कट कर देता है और अपना कोट लेकर केबिन से बाहर निकल जाता है, जिसके पीछे निखिल उसका लैपटॉप बैग लेकर आता है।
और अपने मन में सोचता है चलो कोई तो है जो इस खड़ूस को शांत कर सकता है। थोड़ी देर बाद आदित्य की गाड़ियों का काफिला सिंह मैंशन के बाहर आकर रुकता है, जिसमें से सारे बॉडीगार्ड बाहर आते हैं और एक बॉडीगार्ड आकर आदित्य की कार का गेट ओपन करता है। आदित्य बड़े एटीट्यूड के साथ गाड़ी से बाहर आता है और मैंशन के अंदर जाकर सीधा अपने रूम में चला जाता है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर आता है और सीधा नीचे डाइनिंग रूम में चला जाता है, जहां पूरी फैमिली ऑलरेडी आदित्य का वेट कर रही थी। आदित्य जाकर चेयर पर बैठ जाता है और सबके साथ डिनर करने लगता है। तभी शिवांशी जी एक बेहद सॉफ्ट वॉइस में बोलती हैं, बेटा आज इतना लेट कैसे हो गए? मोम बस ऑफिस में कुछ ज्यादा काम था मॉम। आदित्य बोलता है, ऐसे ही बातों में सबका डिनर खत्म हो जाता है और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगला भाग जल्दी, तब तक आप समीक्षा करना ना भूले। धन्यवाद। स्माइल 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 जारी है। अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर